Welcome to this Business Booster video module. In this video, we are going to talk about cash flow, a very important parameter in financial management. कैश फ्लो क्या होता है, हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैश फ्लो से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एंड कैश फ्लो को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू माय माइंड मैप एंड वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट कैश फ्लो। दिस इज द माइंड मैप of cash flow which I am talking about. Now, cash flow मतलब क्या? एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कैश फ्लो इज नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट आपका जो भी पैसा आ रहा है उसमें से जो भी एक्सपेंसेस आपके वो डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो जो भी पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो. So cash flow is not profit because profit is always calculated after deducting the cost, after deducting the expenses. So profit is money which is left after the expense, and cash flow is the net flow of cash coming in the business and going out of the business. So remember this, आपका जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, that is not profit, that is the कैश फ्लो विच इज कमिंग इन योर बिजनेस। सेकेंडली, अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है, मतलब कि जितना आपका एक्सपेंस है उससे ज्यादा अगर आपका इनफ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैड कैश फ्लो। अब अगर आपका बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉपर नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज है कि आपके जो वेंडर्स हैं, जिनसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है या जिनसे आपने प्रोडक्ट खरीदा है रीसेल करने के लिए, उनको आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, जो आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो आपकी अफेक्ट होती है। दिस अफेक्ट्स योर क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब जो आपकी इमेज मार्केट में है वेंडर्स के थ्रू, वो इमेज कहीं ना कहीं डेंट होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन दैट। क्रेडिट वर्दीनेस आपकी कभी भी लूज नहीं होनी चाहिए, कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो क्या होगा, आप वेंडर्स को पेमेंट टाइमली नहीं दे पाओगे एंड दिस विल अफेक्ट योर नेम इन द मार्केट फर्स्ट। Secondly, you will be not able to pay the salary in time. आपके कंपनी में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनको आप टाइमली सैलरी नहीं कर पाओगे। अब इससे क्या इंपैक्ट होता है, लोग छोड़ करके जाते हैं। आप देखेंगे अगर कोई भी कंपनी उनके एम्प्लॉइज को टाइमली सैलरी नहीं देती है तो एम्प्लॉइज उस कंपनी को छोड़ करके जाते हैं। इससे कंपनी में एट्रिशन बढ़ता है, एट्रिशन के साथ साथ आपका नाम भी खराब होता है, आपको अच्छे टैलेंट नहीं मिलते हैं मार्केट में से और आपके कंपनी में अभाव हो जाता है अच्छे टैलेंट्स का। तो अच्छे जो एम्प्लॉइज हैं आपके साथ रहेंगे नहीं। दूसरे, बिकॉज माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने से अच्छे लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम विच इज क्रिएटेड अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। आपको ऐसे देखना है, अगर आपके वहां पर एट्रिशन ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका लिंक ये भी हो सकता है कि आपके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ कैश फ्लो। सो दिस इज अनदर पॉइंट टू अंडरस्टैंड। इफ योर कंपनी डू नॉट हैव गुड एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज आर लिविंग योर कंपनी, तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो का इश्यू आपकी कंपनी में हो सकता है। देन आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने होते हैं, वो एक्सपेंसेस आप नहीं कर पाओगे। जैसे हो सकता है कि कुछ आपका मेंटेनेंस वर्क होता है, कुछ आप एक्सपेंसेस करते हैं टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर। इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं जो रूटीन ऑपरेशंस में काम आते हैं, वो ऑपरेशंस में अगर आप वो एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो आपका ऑपरेशंस हैम्पर होगा और आपके ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी और कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशन स्मूथली फंक्शन नहीं करेगा। यह भी एक प्रॉब्लम होता है अगर कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। अगर आपको फॉर एग्जांपल एयर कंडीशन का सर्विस कराना है
एंड उस दरमियान उनका वेंडर को जो आपको पेमेंट देना है, वो पेमेंट देने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका एसी सर्विस नहीं हो पाएगा, आपका एसी रिपेयर नहीं हो पाएगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके ऑफिस में रिपेयरिंग मेंटेनेंस के, वो आप नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, आपका जो ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। तो आप समझिए, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन सैलरी, अदर देन पेइंग टू योर वेंडर्स, जो भी आपके खर्चे हैं, वो खर्चे अगर आप नहीं कर पाओगे तो कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशंस भी इंपैक्ट होगा। आप रेंट टाइम से नहीं दे पाओगे, आप किसी को कुछ परचेस करना है, कुछ चीज लानी है, आप नहीं ले पाओगे, जिससे आपका ऑपरेशंस कहीं ना कहीं हैम्पर होगा। और दूसरी चीज है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करना होता है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि उसके लिए आपके पास कैश अवेलेबल नहीं होगा। अब क्या होता है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है तो आप कहीं ना कहीं वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। अगर आपका एक्सपांसन का कुछ प्लान है तो आप एक्सपांसन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड नहीं है। कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो फंड यूर ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपका नहीं हो पाएगा और इससे आपका ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। एंड द मोस्ट क्रूशियल इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो वेंडर्स को, अगर आपके बैड डेप्ट है मार्केट में, अगर आप अपना ऑपरेशंस रन करने के लिए कैपेबल नहीं हो, फंडिंग नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं बैंकरप्सी होने के चांसेस होते हैं और आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। सो दिस इज अगेन वन एरिया। अगर बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि एसएमईस जो भी हैं, स्टार्टअप्स जो भी हैं, जो भी स्टार्टअप्स होते हैं, वो 5 साल के अंदर 80% बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? तो दे हैव टू डू विथ दिस कैश फ्लो मैनेजमेंट। अगर वो लोग कैश फ्लो मैनेज नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, अगर उनका जो इनकमिंग है फंड का, वो अगर आउटगोइंग फंड को मैच नहीं करता है या फिर इनकमिंग फंड आउटगोइंग फंड से ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं बिजनेसेस के लिए और बिजनेसेस को फिर बंद करना पड़ता है। सो अंडरस्टैंड दिस, बैड कैश फ्लो इज अ वेरी बिग पेन फॉर एनी बिजनेस। अगर आपने ये एरिया संभाल लिया आपके बिजनेस का, तो आपको कभी मुड़ करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका बिजनेस आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे, अच्छे से मैनेज कर पाओगे, अच्छे से ग्रो कर पाओगे। सो अब हम बात करेंगे कि हमको कैसे कैश फ्लो मैनेज करना चाहिए और अच्छी कंपनीज जो हैं वो कैश फ्लो कैसे मैनेज करती हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, यहां मैं जो भी पॉइंट बोलता हूं ना, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बोलता हूं। मैं भी 3 कंपनियों को चला रहा हूं, मेरे पास भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। मैंने किस तरह से उसमें इंप्लीमेंट किया था और किस तरह से फिर मुझे आज सक्सेस मिला है, वो सब चीजों को बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। सो हाउ टू इंप्रूव द कैश फ्लो, कैश फ्लो कैसे इंप्रूव करना चाहिए? फर्स्ट थिंग टू इंप्रूव द कैश फ्लो इज टू इंप्रूव द इन्वेंट्री। कहीं ना कहीं देखा गया है, बिकॉज वी आर नॉट मैनेजिंग द इन्वेंट्री वेल, हम लोग हमारा स्टॉक का अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। कभी कभार मैंने देखा है बिजनेस में ऐसा भी होता है कि आपके पास अनवांटेड स्टॉक पड़ा है या आपका स्टॉक निकल नहीं रहा है या आपने स्टॉक का मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया है, आपने इमोशंस में कुछ ना कुछ परचेस कर लिया है। हो सकता है आपके पास 10 आइटम्स हैं और 10 आइटम्स में से 3 आइटम्स मूव नहीं कर रहे हैं और उनका स्टॉक आपके पास पाइल अप हो गया है, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कैश फ्लो, क्योंकि वो जो फंड आपने दिया है, वो जो पैसा आपका उस प्रोडक्ट के पीछे लगा है, वो ब्लॉक हो गया है। एंड कोई भी फंड ब्लॉक होता है, दैट विल अफेक्ट द कैश फ्लो। वी नीड टू डू इन्वेंट्री प्लानिंग वेरी वेल। हमको इन्वेंट्री प्लानिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए। हो सकता है एट द एंड ऑफ द मंथ आपको स्टॉक का कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगर कहीं आपको प्रेशर आ रहा है वेंडर्स से मटेरियल के लिए, तो आपको ये देखना है कि स्टॉक जो है वो अननेसेसरी पाइल अप नहीं हो जाए,
और जो मूव नहीं हो रहे वो स्टॉक्स आपके वहां पर पाइल अप हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कैश फ्लो में प्रॉब्लम होगी। तो आपको अगर कैश फ्लो इंप्रूव करना है तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉक लेवल है, जो इन्वेंट्री लेवल है, वो इन्वेंट्री लेवल ऑप्टिमम लेवल पर हो। कभी कभार क्या होता है कि आपके पास ऐसे स्टॉक पड़े होते हैं जिनका डिमांड नहीं है, और जो डिमांड वाले स्टॉक है वो नहीं होने से कहीं ना कहीं आपका बिजनेस भी इंपैक्ट होता है। आप ऑर्डर्स नहीं ले सकते हो मार्केट में से, आप ऑर्डर्स नहीं लेते तो अगेन आपको नए जो इनफ्लो आने चाहिए कैश के, वो इनफ्लो नहीं आएंगे। So it is very important to manage the inventory first. Secondly, you need to optimally negotiate with your vendors. आपको आपके वेंडर्स से बड़े अच्छे से प्राइस डीलिंग करना है। आप जो भी परचेजिंग करते हो, आपको ये देखना है कि उसमें बेस्ट डील आप ले पाओ। क्यों? कि एक बात तो समझिए, आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हो आपके सेलिंग प्राइस पर। मेजरली सेलिंग प्राइस बिकॉज ऑफ मार्केट एक डिफाइंड हो जाता है। आप उससे 10% इधर उधर आप वेरी कर सकते हो, उससे ज्यादा वेरी नहीं हो सकता है। तो आपका मेन बेसिकली फोकस होना चाहिए कि आप परचेजिंग जो कर रहे हो, परचेजिंग में आप किस तरह से ऑप्टिममली नेगोशिएट कर रहे हो, आप किस तरह से बार्गेन कर पा रहे हो, सो दैट कि आपका एक प्राइसिंग जो है, प्राइसिंग आपका अच्छा मिले, आपको आप अच्छे प्राइस से बाय कर पाओ। दूसरा, आप बार्गेनिंग कर सकते हो क्रेडिट टर्म्स में। हो सकता है आप क्रेडिट टर्म्स के विषय में भी उनसे बात कर सकते हैं। आपको अगर 15 दिन की क्रेडिट मिल रही हो तो आप उनसे 21 डेज की क्रेडिट टर्म्स की बात कर सकते हो, आप महीने की क्रेडिट टर्म्स की बात कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपको उतना टाइम मिल जाएगा पेमेंट करने के लिए, और आपका कैश फ्लो इंपैक्ट नेगेटिवली नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे। एंड यस, पेमेंट टर्म्स, जैसे मैंने आपको बात किया, पेमेंट टर्म्स में आप डेफिनेटली उनसे बात कर सकते हो कि भाई पेमेंट टर्म्स में हो सकता है कि पार्शियल पेमेंट आप इतने दिन में कर दोगे एंड फुल पेमेंट आप इतने टाइम तक करोगे। इस तरह से अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आप बल्क डील भी कर सकोगे, आप अच्छे प्राइसिंग भी ले पाओगे, और आप अपना कैश फ्लो अच्छे से मैनेज भी कर पाओगे। सो दिस इज द एरिया जो एक अच्छे बिजनेसमैन है वो इस चीजों को फॉलो करते हैं, और इससे वो अपना कैश फ्लो अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और अपने कंपनी को स्ट्रांग बनाते हैं। देन दिस एरिया वेर इन, अगर आपको कुछ एसेट्स बाय करने हैं या आपको कुछ चीजें अपनी कंपनी के लिए बाय करनी है, तो आपको यह भी देखना है कि बाय करने से अच्छा अगर वो रेंट पर मिल सकती है, अगर वो लीज पर कहीं मिल सकता है, तो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू दैट। हो सकता है कि आपके पास फंड 10-15 लाख रुपए डालने के लिए हैं, और वो फंड आपने अगर रेंट में ले सकते थे प्रॉपर्टी, उसकी जगह पे आपने अगर वो प्रॉपर्टी परचेस कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपका जो फंड है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, और आपको जो रनिंग कॉस्ट के लिए जो फंड की जरूरत है, वो फंड की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं आपका ऑपरेशन इंपैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि जो भी चीजें आपको अगर लीज पर मिल सकती हैं या फिर आपको रेंट पर मिल सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपको कंप्यूटर्स की जरूरत है, और कंप्यूटर्स अगर आपको लीज पर मिल जाते हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हो, सो डैट कि आपके पास लिक्विडिटी बनी रहे और आपका ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ कैश फ्लो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो। सो अगेन वेरी गुड पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए कि आपको अगर लीज पर चीज मिल रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको लीज की चीजों पर देना चाहिए। एंड अगर लीज नहीं है और वर्स्ट कम वर्स्ट केस है और आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो आप अगर परचेस करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक कंपनी थी, तो इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड द ऑपरेशन, हमने क्या किया, हमने वो प्रॉपर्टी रेंट पर ली। अब रेंट पर लेने से क्या हो गया, हमने उसको 10 साल के लीज में ले ली, जिससे हम लोग को एक जो इम्पैक्ट उस समय जो पड़ना था फंड का, वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और हमारे पास लिक्विडिटी थी जिससे हम हमारे बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए। सो यू हैव टू सी वेदर यू कैन गेट समथिंग ऑन लीज और नॉट। दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें मैं बिजनेसमैन के साथ बैठ करके उनका मैं एक्सपेंसेस किस तरह से कम कर सकें वो अपने बिजनेस में, उस पर मैं वर्क करता हूं। एंड दिस इज द प्राइम एरिया जिसको हर एक बिजनेसमैन
को फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा काम है जो वो आउटसोर्स नहीं कर सकता है, वो तो उनको खुद ही करना होगा। तो आपको ये देखना है कि आपके एक्सपेंसेस आप कहां कहां रिड्यूस कर सकते हो। और मोटा मोटी ये देखा गया है, अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी 20% है, आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट 20% है, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस 12%, ओनली 12% से आप अगर अपने एक्सपेंसेस कम करोगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है 50% से बढ़ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन विच आई वर्क विद द क्लाइंट, और बहुत सारे क्लाइंट को इससे बेनिफिट हुआ है, और उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ की है, और साथ साथ में उनके कैश फ्लो भी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। सो दिस इज द रियल गेम चेंजर। आपका अगर प्रॉफिटेबिलिटी 20% है, और अगर आप अपने एक्सपेंसेस खाली 12% से रिड्यूस करते हो, then there is a big probability of growing your profits by 50%. आप जो प्रॉफिट 20% करते थे, वो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा 30% पर, और 30% प्रॉफिट इज अ गुड प्रॉफिट। आपको कैश फ्लो में भी अच्छा मैनेजमेंट हो पाएगा, और आपका जो बॉटम लाइन है वो भी अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे। बॉटम लाइन इज द प्रॉफिट, टॉप लाइन इज द टोटल रेवेन्यू। टॉप लाइन मतलब कि आपका कितना पैसा कस्टमर्स से जो आता है बिलिंग के सामने, उसको कहा जाता है टॉप लाइन। एंड बॉटम लाइन इज द प्रॉफिट, मतलब आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो बचता है, दैट इज योर प्रॉफिट। सो बॉटम लाइन आल्सो इंप्रूव्स इफ यू रिड्यूस द एक्सपेंसेस, एंड दिस इज द प्राइम एरिया जो आपको फोकस करना चाहिए। जो अननेसेसरी कॉस्ट हो रही है आपको, वो कॉस्ट कौन से एरिया में हो रहा है, उस तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, और अपने प्रॉफिट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। एक्सपेंसेस के तो अपने अपने एरियाज हैं जो आपने देखे होंगे कि किधर किधर एक्सपेंसेस क्या क्या हो रहे हैं। इवन आप जो वेंडर्स से प्राइसिंग के ऊपर डिस्कस करते हो, और वहां भी अगर 2-3% आप अगर उनसे प्राइस में अच्छे कॉस्टिंग ले लेते हो, अच्छे प्राइसिंग ले लेते हो, तो वहां भी आपको बेनिफिट होता है, वो भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी में मदद रूप करता है। नाउ अदर देन दैट इज, अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो मूव नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको ऐसा भी कर सकते हो कि डिस्काउंट्स में आप उनको ऑफर कर सकते हो। दूसरा, जो अच्छे प्रोडक्ट्स है, जो अच्छे मूवमेंट कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप कैश एंड कैरी में भी कर सकते हो। आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हो अगर वो पेमेंट अर्ली करते हैं। अगर समझो आपका जो क्रेडिट टर्म्स हैं विद योर कस्टमर्स 21 डेज का अगर है, तो आप उन कस्टमर्स को बोल सकते हो कि अगर वो 15 दिन में पेमेंट देते हैं, अगर वो 10 दिन में पेमेंट देते हैं, या अगर वो 7 दिन में पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको 1% 2% एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो इस तरह से आप कैश डिस्काउंट भी कर सकते हो, और उस तरह से आप अपने कैश फ्लो को इंप्रूव भी कर सकते हो। क्यों कि जो पैसे 21 दिन में आने थे, अगर वो 7 दिन में आ रहे हैं, तो उतने जल्दी आपको पैसे मिल रहे हैं, उतने जल्दी पैसे मिल रहे हैं, तो आपका जो कैश फ्लो है, जो इनफ्लो है, वो आपका कैश इनफ्लो बढ़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डिस्काउंट्स ऑफर करने हैं अगर कोई जल्दी पेमेंट दे पाता है, और इस तरह से आप अगर करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे से आपके कैश फ्लो को मैनेज कर पाओगे। इस तरह से हमने हमारे कंपनी में काफी अच्छे से हमने कैश फ्लो मैनेज किया था, और इससे हम लोग को काफी बेनिफिट्स भी हुए थे। अगेन, one area which is there, you need to track customer credit status, very important। और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, जिसको बोलते हैं टू मैनेज द एजिंग। एजिंग रिपोर्ट है जिसको आपको मैनेज करना होता है, राइट। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यू एजिंग रिपोर्ट, राइट। एजिंग रिपोर्ट क्या होता है? एजिंग रिपोर्ट इस तरह का रिपोर्ट होता है जो आपको टैली में भी मिलेगा, और अगर आप कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आपकी कंपनी के लिए, तो उसमें भी आपको एजिंग रिपोर्ट मिलता है। आपको अपने अकाउंट टीम से एजिंग रिपोर्ट एवरी वीक एनालाइज करना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके कितने कस्टमर कौन से एजिंग लिस्ट के अंदर दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 30 डेज ड्यू, 30 to 60 डेज ओवर ड्यू, 60 to 90 डेज ओवर ड्यू, कितने कस्टमर हैं और कितने फंड उस तरह से आप
के डिले चल रहे हैं, उसका आपको एनालिसिस आप कर पाओगे। यहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मेरी जो कंपनी है जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूं, उस कंपनी का एक एजिंग रिपोर्ट मैं शेयर करूंगा। उसमें आपको मैं बता पाऊंगा कि किस तरह से आपको एजिंग रिपोर्ट एनालाइज करना है और किस तरह से फिर उस एजिंग रिपोर्ट पर आपको काम करना है। तो इस तरह के जो एजिंग रिपोर्ट है और आपको मैं दिखाऊंगा। ये एक एजिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट है जो जनरली आपको मिल जाएगा आपके जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो या टैली आप यूज कर रहे हो, तो वहां से आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। इसमें क्या होता है, देयर इज अ पार्टी नेम, आपने जिस तरह से बिलिंग इनवॉइसिंग किया होगा उस तरह से पार्टी के नाम आपको यहाँ दिखेंगे। फिर उनका ओपनिंग बैलेंस क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, उनसे आपको कितने पैसे लेने हैं, और फिर आपका एक आएगा जो लेस देन 30 डेज, मतलब जो ड्यू नहीं हुआ है वैसे पेमेंट कितने हैं। तो लेस देन 30 डेज का एक कॉलम होता है, फिर एक कॉलम होता है 30 to 60 डेज, 30 से 60 दिन के एजिंग में कितने लोग आ रहे हैं और या फिर क्या क्या अमाउंट उसमें पड़ा है, राइट। देन देर आर 60 to 90 डेज स्लैब, देन देर इज 90 to 120 डेज। आप अपने हिसाब से इन स्लैब्स को आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिपोर्ट में किस तरह के चाहिए। मैंने मेरी कंपनी के लिए इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया हुआ था और उसको मैं फिर एनालाइज करता था और उसमें से मैं आइडेंटिफाई करता था कि कौन से कस्टमर्स के पास मेरे कितने कितने फंड कितने कितने दिनों से पड़े हुए हैं, सो दैट कि आई कैन फोकस ऑन दोस क्लाइंट। क्यों कि बीइंग एन फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इट इज माय ड्यूटी टू नो कि मेरा फंड किधर किधर मार्केट में है, कौन से मार्केट में मेरा फंड पड़ा है, कितना पड़ा है, और मैं कैसे उन फंडों को जल्द से जल्द रिकवर कर पाऊं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह से मैं रिपोर्ट्स बनाता था। एंड देन आप उस तरह से भी कर सकते हो। देयर आर सम पार्टीज जिसको मैं एक डिफॉल्टर पार्टीज के नाम पर डिफाइन करता था कि उन लोग के पास अगर मेरे पैसे पड़े हैं और मेरे से उनका बिजनेस नहीं हो रहा है एवरी मंथ, वो लोग मेरे से ऑफ टेक नहीं कर रहे, इनवॉइसिंग उनको नहीं हो रहा है और उनका जो फंड है ब्लॉक हुआ है और वो करीबन 3 महीना 4 महीने से फंड ब्लॉक है, वो कौन कौन से कस्टमर है। इस तरह के जो कस्टमर्स जो जिनको मैं मार्क करता था रेड से, और उन कस्टमर्स को फिर आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनको जाकर के टच बेस कर पाऊं, उनको बात कर पाऊं, सो डेट कि आई कैन रिवाइव वन थिंग, मैं उनको रिवाइव भी कर सकता हूं या ये भी हो सकता है कि मेरे प्रेशर में वो मेरे को जल्दी पेमेंट भी दे दें। सो यह the total involvement of business owner is required। ये आप बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हमारी भी सेल्स टीम है, सेल्स टीम एक लेवल तक परफॉर्म कर पाएगी, अदरवाइज इन सब जो टफ कस्टमर्स होते हैं इनमें तो आपको ही डील करना होता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके टॉप 50 कस्टमर्स कौन है। जैसे हमारी कंपनी के साथ अराउंड 600 कस्टमर्स हैं अक्रॉस इंडिया, तो इससे मुझे आइडिया आ जाता था कि मेरे के टॉप 100 कस्टमर्स मेरे कौन है जिनके ऊपर मेरा फोकस होना चाहिए, जिनमें से टॉप 5 तो हर वक्त मैं उनके साथ एवरी वीक आई यूज टू टॉक विद देम, सो दैट कि मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं उनके साथ अच्छा बना रहे और मेरा कंपनी में परफॉर्मेंस होता रहे। सो यू नीड टू डू दिस एनालिसिस, और ये अगर करोगे ना तो आपका कैश फ्लो बहुत अच्छे से मैनेज हो पाएगा, राइट। सो डू दिस, ये आपको करना है। At the end of this video, what I would like you to do is कि आप अपने बिजनेस में आपका एजिंग रिपोर्ट आप चेक करिए, आप देखिए उसको और उसमें आप समझने की कोशिश करिए कि आपके टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 कस्टमर्स कौन है। आप ये भी आइडेंटिफाई करिए कि किस किस कस्टमर से आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, नहीं वो आपसे माल ऑफ टेक कर रहे हैं और वहां पर आपका मनी एक्चुअली में ब्लॉक हो गया है, राइट। और वो लॉस है आपके लिए। क्यों कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है, अगर वो 21 डेज की जगह पर 30 डेज में अगर आपको पेमेंट दे रहा है, बट रेगुलरली आपके साथ ऑफ टेक हो रहा है और उस तरह से आपका बिजनेस एक रूटीन में रनिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉफिट्स भी देंगे। बट अगर आपके साथ वो बिजनेस कर भी नहीं रहा है और आपके जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग है वो आपको दे भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप है ना आप लॉस कर रहे होंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा आपको 1 महीने में मिलना था, अगर वो 4 महीने में मिलता है और नहीं कोई बीच में बिजनेस हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, वो नेट नेट आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो लॉस होने से आपको बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस के कैश फ्लो में। ये सब चीजें आपको एंश्योर करनी चाहिए और ये सब चीजों का अवेयरनेस every businessman must have, right? Again, let us go to our
माइंड मैप, और उसमें हम आगे बात करते हैं। आपने ट्रैक कर लिया अपने जो भी कस्टमर्स है उनका क्या क्या स्टेटस है पेमेंट्स का। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं लोग मैंने देखे हैं ऑर्डर्स को टाइमली इनवॉइसिंग नहीं करते हैं। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और अगर एवरी मंथ यू हैव टू मेक अ बिल टू द कस्टमर, अगर आप उसको टाइमली बिल नहीं करोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि उनका जो पेमेंट साइकिल है वो पेमेंट साइकिल विल बी डिपेंडेंट अपॉन द इनवॉइसिंग। आपने जब इनवॉइस दिया होगा उससे उनके दिन स्टार्ट होते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर समझो कि आज मुझे कुछ ऑर्डर आया है तो मुझे आज ही आज उसको इनवॉइस चले जाना चाहिए विद मटेरियल, सो दैट कि मेरा इनवॉइस डेट इज वेल मेंटेन, और उस तरह से मेरे जो कलेक्शन साइकिल है वो मेंटेन हो पाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम लोग को 3 से 5 दिन का जो लॉस होता है कैश फ्लो में, वो लॉस बेयर करना पड़ेगा और हमारे को कैश फ्लो इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव इन इनवॉइसिंग। एंड यस, आपको फ्रेंडली रहना है आपके लेंडर्स के साथ। लेंडर्स कैन बी योर बैंक्स, लेंडर्स कैन बी जहां आप छोटे मोटे फंड्स के लिए आप टाइम बीइंग आप मैनेज करते हो। ऐसे लेंडर्स के साथ आपको डेफिनेटली आपको रिलेशनशिप अच्छे बनाने चाहिए। क्यों कि बैंक्स जैसे वेंडर्स हैं, वो बैंक्स आपको लो कॉस्ट फंड देता है, आपको वो अच्छे ऑफर्स दे पाएगा। आपको अगर रिलेशनशिप बना है उनसे, अच्छा बनाया हुआ है, तो वो आपसे जो आपको जो फंड मिलेंगे वो लो कॉस्ट फंड होंगे। और लो कॉस्ट फंड होने से क्या होता है, आपके बिजनेस में आपके मार्जिन्स इंपैक्ट नहीं होंगे। कभी कभार क्या होता है, अगर आपने लेंडर्स से अच्छे रिलेशनशिप नहीं बनाए तो आपको जो इंटरेस्ट बेयर करना पड़ता है लोन्स पर वो हाई होता है, और उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपका बिजनेस का एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको प्रॉफिट्स तो वही है जो इंटरेस्ट भी आपने जो पे किया, दैट इज द कॉस्ट टू योर कंपनी। वो डिडक्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट आपका इंपैक्ट होता है अगर आपके पास लो कॉस्ट फंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप आपको मेंटेन रखने हैं अपने वेंडर्स के साथ, आपके लेंडर्स के साथ। क्यों कि लेंडर्स की जरूरत तो हर एक को पड़ती है। बिजनेस में कभी कभार उतराव आता है, कभी कभार कभार आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां पर आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, और उस वक्त लेंडर्स आपको फंड्स देते हैं। लेकिन अगर उनको आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है या फिर उनको आपने उस तरह से मेंटेन नहीं किया है उनके रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, या आपको पेमेंट करेंगे भी, या आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे भी, या आपको फंड देंगे भी, तो वो उस कॉस्ट पर नहीं होगा जो कॉस्ट पर होना चाहिए, और आपको हाई कॉस्ट वहां पर पे करनी पड़ेगी। सो दीज आर द एरियाज जो आपको आपके बिजनेस के कैश फ्लो मेंटेन करने में बहुत मदद रूप होंगे। ऑल दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय बिजनेस, और ये मैं एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बता रहा हूं कि यू नीड टू मैनेज योर कैश फ्लो अकॉर्डिंगली। अब आपका असाइनमेंट क्या रहेगा? आपका असाइनमेंट ये रहेगा कि आपको पहले आपके कंपनी के जो एजिंग रिपोर्ट है वो एजिंग रिपोर्ट देखनी है। कितने कितने फंड्स आपके कितने कितने क्रेडिट टर्म्स में पड़े हैं, और वो जो टॉप 50 कस्टमर्स है या टॉप 100 कस्टमर्स है उनमें आप कैसे आपके फंड्स को आप अर्ली पेमेंट करवा सकते हो। दूसरे जो कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके साथ हो सकता है डीलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ कनेक्ट करना होगा, जिससे आपके पुराने पैसे तो आपको आएंगे वापस, बट ये भी हो सकता है कि उनके कुछ गिला शिकवा हो, वो आपसे कुछ नाराज चल रहे हो, तो आपको पता चले कि वो क्यों आपसे नाराज है या आपसे क्यों बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ आ रही है आपसे बिजनेस करने के लिए। आप उन सबको सॉल्व करोगे तो आपसे डायरेक्टली वापस से बिजनेस चालू करेंगे, और आपके जो पुराने फंड्स है वो भी आपको वापस अच्छे से मिल जाएंगे। एंड यू डू दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक अबाउट योर एजिंग रिपोर्ट। उसके बाद आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने की कोशिश कर लिए कि कहीं ना कहीं आप इन्वेंट्री में बराबर स्टॉकिंग कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अनमूवेबल स्टॉक्स है, जो जिनका मूवमेंट स्लो है, जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स का कहीं आपके वहां पर भराव तो नहीं हो गया है। अब भराव हो गया है तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस चीजों पर आप ध्यान दे करके फिर इंप्लीमेंट कीजिए। हो सकता है कि आप अपने जो भी आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो या जिनसे आप प्रोडक्ट रीसेल के लिए ला रहे हो,
वो जो वेंडर्स हैं आपके, उन वेंडर्स के साथ आप बार्गेन करने की कोशिश करिए, आप उनसे प्राइस नेगोशिएट करिए, आप उनसे टर्म्स नेगोशिएट करिए, आप उनसे पेमेंट के भी जो पॉसिबिलिटीज है उन सब का आप नेगोशिएशन करिए, सो दैट कि आपको कहीं ना कहीं कैश फ्लो में आपका इंप्रूवमेंट हो पाए। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आप दूर करिए। 12% तक एक्सपेंसेस को आप कम करते हो तो आपके 50% प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होती है। आप अपने बॉटम लाइन पर फोकस करिए और आप पेमेंट अर्ली मार्केट से मिल पाए उसके लिए क्या आप अर्ली पेमेंट का डिस्काउंट सब ऑफर कर सकते हो, उन सब पर आप देखिए और वहां से भी आप अपना कैश फ्लो को इंप्रूव कर सकते हो। एंड इंश्योर करिए कि इनवॉइसिंग आप टाइमली करते होंगे, एंड उसमें कहीं ना कहीं जो लॉस होते हैं बिजनेसमैन को बिकॉज ऑफ डिलेड इनवॉइसिंग, वो आपको लॉस ना हो। और नेगोशिएशन आपको वेंडर्स जो हैं आपके लेंडर्स, उनसे आपको अच्छे से करना है, सो दैट कि आपको लो कॉस्ट फंड आपके बिजनेस में आपको मिले। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और कहीं भी आपको इश्यू आता हो तो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी, एंड हमारे लोग आपको इसमें हेल्प करने में बड़े ही खुश नसीब समझेंगे। विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।